हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार कंफर्म कीजिए आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और जैसे आपको पता है कि बाबू यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक सीरीज आपका स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए हम इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में बाबू क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन बैंक यहाँ पे देखिए सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसमें 2009 से लेके 2023 तक का सभी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो आपको क्या करना है बाबू, आप लोग क्या कीजिएगा, ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी भी होगा और आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, अगर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा। और देखिए वीडियो को बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार ये कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि ये आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। यहाँ देखिए क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक किसका, तो फिजिक्स का 2009 से 2023 तक का। यानी कहने का मतलब ये है बाबू 2009 से 2023 तक का, यानी अगर आप लोग ये 2009 से लेके 2023 तक का पूरा सब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे तो बाबू यहाँ पे देखिए 80 से 90% जो आपका क्वेश्चन है बाबू वो क्या हो जाएगा बाबू, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इससे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव है वो बार बार रिपीट होते रहता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पे क्या होता है, वो बार बार रिपीट होता है बार बार। तो यहाँ पे देखिए और कितना पूछा जाता है, जो यहाँ पे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन बैंक से ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ये 100% गारंटी 80 से 90% रहता है। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है और इसका PDF भी डाल दिए हैं। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। और जिसको नहीं आता है ऑनलाइन टेस्ट देने और PDF डाउनलोड करने, तो हम उसको बता देंगे कि आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है और PDF और नोट्स कैसे डाउनलोड करना है। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए क्वेश्चन बैंक सीरीज पढ़ने के लिए। और क्वेश्चन बैंक सीरीज का यहाँ देखिए 2009 से लेकर 2023 तक का सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले। इसका ये क्या है बाबू, लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बाबू शुरू करें हम। एक बार बता दीजिए और ये भी बताइए आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ बढ़िया चल रही है कि नहीं, जो क्वेश्चन देते हैं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, ये भी साथ में बता दीजिए। चलिए सभी बच्चे बताइए सब चीज़ क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं एक एक सब्जेक्टिव प्रश्न से। देखिए यहाँ पे पहला हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि चालक की प्रतिरोधकता क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। देखिए पूछा गया है कि चालक का प्रतिरोधकता क्या होता है, इसका SI मात्रक लिखे। देखिए कितना बार पूछा गया है, 2009 में, 10 में, 12, 18। यानी ये प्रश्न देख लीजिए, जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होता है 80 से 90% सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, वो पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो अगर आप लोग 2009 से 2023 तक का कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव का पूरा डर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, तो किसी चालक की प्रतिरोधकता तथा चालक के लंबाई के समानुपाती तथा इसके यहाँ देखिए अनप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। यहाँ तो देख लीजिए और जितना भी आपको आंसर मिलेगा बाबू आसान भाषा में मिलेगा, एकदम अपना यहाँ देखिए सरल भाषा में आपको आंसर दिया जाएगा। तो ये गारंटी है, फुल गारंटी है कि यहाँ पे आपको पूरा आसान एकदम अपने लैंग्वेज में यहाँ पे आपको भाषा में आपको आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, तो किसी चालक का प्रतिरोध R तथा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल की लंबाई L और यहाँ पे देखिए के समानुपाती होती है, तथा इस चालक के तार के अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है यानी A उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। ये आपको पूरा 100% बाबू क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे इसका देखिए दूसरा जो टॉपिक पूछा गया है वो पूछा गया है कि इसका SI मात्रक क्या है। तो चलिए बताइए यहाँ पे कि चालक का प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो बाबू इसका यहाँ पे देख लीजिए
इसका जो बाबू एसआई मात्रक होता है ना, इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। अब यहाँ पे देखिए ये भी साथ में पूछा गया है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, ओम मीटर होता है। ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, गारंटी है बाबू। तो ये आप लोग यहाँ पे देखिए इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिए कितना बार ये रिपीट हुआ है, तो ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ आप देखिए विभव मापी के सिद्धांत को लिखे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए सभी प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव इधर से उधर से इधर करके पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए विभव मापी के सिद्धांत को लिखें। अब यहाँ पे बताना है कि विभव मापी के सिद्धांत कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसकी सिद्धांत लिखें। तो देखिए विभव मापी के सिद्धांत क्या होते हैं कि जब एक समान अनुप्रस्थ काट के एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके यहाँ देखिए किसी भाग पर विभवपात उस भाग के यहाँ देखिए लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सिद्धांत को विभव मापी का सिद्धांत बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं आया होगा हम मान लिए फिर से हम आपको समझाते हैं, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ समझते चलिए और इसको नोट करते चलिए बुक में, यहाँ पे नोटबुक में, और इसको याद करते चलिए। नहीं आता है तो PDF हम दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए विभव मापी के सिद्धांत क्या है, तो जब एक समान अनुप्रस्थ काट के एक चालक में, मान लीजिए कि एक अनुप्रस्थ एक समान क्या है, एक अनुप्रस्थ काट जो है चालक, यहाँ आप देखिए उसमें विद्युत धारा को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित करते हैं तो इसके किसी एक भाग पे क्या होता है, विभवपात होता है। क्या होता है, किसी इसके एक भाग पे क्या होगा बाबू, विभवपात होगा। उस भाग के लंबाई की क्या होता है, उसी भाग के जिस पे विभवपात होता है उसी के भाग के क्या होता है बाबू, उसी भाग के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं बाबू विभव मापी का सिद्धांत। तो यहाँ पे ये आपको बाबू 100% यहाँ आप देखिए क्लियर हो गया होगा। और ये प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये क्या है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये 2 प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, PDF दे देंगे, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और ये देखिए यहाँ पे लगातार 2009, 10 यहाँ देखिए बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पोलेरॉइड क्या है। यहाँ देखिए पोलेरॉइड यहाँ पे रहेगा, पोलेरॉइड क्या है, पोलेरॉइड किसे कहते हैं, पोलेरॉइड क्या है। तो चले, पोलेरॉइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रचनात्मक शोषण द्वारा यहाँ देखिए समतल ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए उपयोग भी यहाँ पे लिखना है, तो बाद में लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि पोलेरॉइड क्या है, इसके उपयोग को लिखे, इसके उपयोग को भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि पोलेरॉइड क्या होता है। तो बाबू पोलेरॉइड क्या होता है, तो पोलेरॉइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रचनात्मक शोषण द्वारा क्या किया जाता है, तो समतल ध्रुवीय प्रकाश को उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोलेरॉइड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ आप देखिए अगर पूछ देगा इसमें कि इसका जो पोलेरॉइड होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जो पोलेरॉइड होता है उसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए इसका उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है बाबू। इसका जो पोलेरॉइड का फर्स्ट उपयोग लिखिएगा कि इसका उपयोग हम लोग चश्मे के रूप में करते हैं। दूसरा यहाँ आप देखिए बाहर से आने वाली तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए, बाहर से जो प्रकाश आता है बहुत ही कड़ा बहुत ही तीव्र, उसको नियंत्रित करने के लिए रेलगाड़ियों के में हम यहाँ देखिए हवाई जहाजों के खिड़की में किया जाता है। यानी जो खिड़की का कांच होता है उसमें इसका किया जाता है। जो हवाई जहाज का खिड़की रहता है और जो यहाँ देखिए रेलगाड़ी का खिड़की रहता है शीशा वाला, वो किसका बना होता है, तो बाबू वो पोलेरॉइड का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि जो तीव्र प्रकाश आती है उसको नियंत्रित करने के लिए हमको पोलेरॉइड की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो इसी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो ये आपको याद हो गया होगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गॉस का प्रमेय क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस प्रमेय क्या है बाबू, आप लोगों ने नाम सुना होगा गॉस प्रमेय का, और ये प्रश्न पढ़ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है। तो देखिए यहाँ आप देखिए गॉस का प्रमेय क्या कहता है
कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में, यहाँ आप देखिए, बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स तल के भीतर स्थिर कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। यही हमारा होता है गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय यही कहलाता है। देखिए यहाँ पे फिर से समझिए कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में बंद तल से, किसी विद्युत क्षेत्र में बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स तल के भीतर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये होता है हमारा गॉस थ्योरम। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 100% ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो ये थ्योरम आप लोग याद रखिएगा हमेशा। और देखिए मात्र एक लाइन में इसका थ्योरम दे दिए हैं, ऐसा थ्योरम आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, 100% ये एग्जाम में बाबू आता है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। अब यहाँ पे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे। देख लीजिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक का 2009 से लेके बाबू और 2030 तक का, तो यहाँ आप देखिए सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव यानी जितना भी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये सीरीज को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्या पूछा गया है कि विद्युत परिपथों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे। तो बाबू अध्यारोपण सिद्धांत इसका क्या है, देख लीजिए यहाँ पे लिखिएगा कि विद्युत परिपथों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, देखिए जैसे सजा के लिखे हैं वैसे ही लिखना है आपको, तभी यहाँ पे आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। राइटिंग आपका अच्छा भी नहीं होगा उतना, फिर भी वो नंबर दे देगा, क्योंकि आपने वो सोचा होगा कि यहाँ पे ये बच्चा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आंसर दिया है। तो यहाँ आप देख लीजिए कैसे लिखना है कि विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी रेखीय परिपथ के किसी शाखा में कुल धारा का मान प्रत्येक स्रोत द्वारा अकेले कार्य किए हुए शाखा में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत उसको बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग नोट कीजिए, या तो आप लोग क्या कीजिए इसका PDF डाल देंगे, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम तो बोलेंगे कि नोट करते चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत परिपथों के लिए अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, तो यहाँ देखिए विद्युत परिपथों के लिए अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी रेखीय परिपथ की किसी शाख में कुल धारा का मान प्रत्येक स्रोत द्वारा अकेले कार्य किए हुए उस शाखा में प्रवाहित धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू 100% आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि आकाशीय तरंग क्या है। अब बताइए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बाबू कि आकाशीय तरंग क्या है। सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है बाबू, पूरा A to Z करवाएंगे हम, ये आप लोग गारंटी रखिए। यहाँ पे देखिए धैर्य रखिए, पूरा करवा दिया जाएगा। सब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटने वाला है आपका, ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ पे देख लीजिए कि आकाशीय तरंग क्या है। पूछा क्या है कि आकाशीय तरंग आखिर होता क्या है। तो आकाशीय तरंग क्या होता है, तो वे तरंग जो यहाँ देखिए प्रेषक एंटीना से सरल रेखा में चलकर या संचार उपग्रह से परिवर्तित होकर अभिग्राही के, यहाँ देखिए जो अभिग्राही होता है उसके एंटीना तक पहुंचता है, उसे हम लोग बोलते हैं आकाश तरंग। उसे क्या बोलते हैं, आकाश तरंग बोलते हैं। पूछा जाएगा कभी कि आकाश तरंग क्या है, तो वे तरंगे जो प्रेषक के एंटीना से सरल रेखा में चलकर या संचार उपग्रह से परिवर्तित होकर अभिग्राहक के जो एंटीना है उसके तक पहुंच जाएं, उसको बोलते हैं बाबू क्या, तो उसे बोलते हैं आकाशीय तरंग। क्या बोलते हैं बाबू, आकाशीय तरंग बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ आप देखिए इसकी जो आवृत्ति प्रास होती है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसका जो आवृत्ति प्रास होता है बाबू, इसका आवृत्ति प्रास कितना होता है, 30 Hz से 30 MHz तक होता है। और ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ये यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक है। अगर आपसे पूछे कि इसका आवृत्ति प्रास स्काई वेव यानी आकाशीय यहाँ पे देखिए तरंग का आवृत्ति प्रास कितना होता है, तो 30 Hz से 30 MHz तक होता है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू आता है हर बार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सीबेक प्रभाव क्या है। सीबेक इफेक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बाबू।
देख लीजिएगा ये सब जो प्रश्न होता है ना बार बार रिपीट होते रहता है, आपके भी एग्जाम में आएगा, आप भी देखिएगा तो ये सब प्रश्न दिखेगा। अभी आप देखिए सीबेक प्रभाव क्या है, सीबेक इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या होता है कि जब दो या दो से अलग धातुओं के तार को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं, मान लीजिए कि एक दो या दो से यहाँ पे क्या करना है अलग अलग, मान लीजिए दो या दो से अलग जो धातु है उसके तार को जोड़कर एक बंद परिपथ का हम लोग निर्माण करते हैं तथा इस परिपथ की संधियों में अलग अलग ताप पर रख देते हैं। इसका जो संधि होगा उसको हम लोग अलग अलग टेम्परेचर देंगे यानी अलग अलग ताप देंगे बाबू। तो यहाँ पे क्या होता है परिपथ में धारा बहने लगती है, ताप देते हैं तो क्या होता है परिपथ में धारा बहने लगती है जिसे विद्युत धारा कहते हैं और इसी प्रभाव को हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं। जब हम लोग यहाँ पे देखिए ताप देंगे तो उसमें धारा बहने लगेगी तो जिससे क्या होगा विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है 100%। तो ये आप लोग याद हमेशा रखिएगा और क्वेश्चन बैंक सीरीज का सब्जेक्टिव सीरीज है, ये आप लोग हमेशा याद रखना है। सभी बच्चों को बाबू ये बात याद रखना है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ आप देखिए 8 नंबर कि आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 2009-2010 में, तो ऐसे ही जाके देखिएगा तो ये दिखेगा। यहाँ आप देखिए क्या पूछा गया है कि आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमको जान लेना है कि आवर्धन क्या होता है। तो देखिए आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन वो होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं तो आवर्धन बोलते हैं। सिर्फ आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात यानी उसके बटा को हम लोग क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं बाबू आवर्धन, उसे ही आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन आप लोग समझ गए। आवर्धन क्षमता किसे कहा जाता है तो प्रतिबिंब एवं वस्तु के द्वारा आंखों पर बनने वाले जो कोण होते हैं उनके अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता बोलते हैं। आवर्धन तो आप लोग समझ गए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन क्षमता किसे बोलेंगे ये समझिए कि प्रतिबिंब एवं वस्तु के द्वारा जो आंख पर यहाँ पे बना हुआ कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं, उसके अनुपात को जो आंख पे कोण बनेगा उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे तो आवर्धन क्षमता बोलेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि धारिता किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ पे आप लोग जवाब दीजिए कि धारिता किसे कहते हैं। इसका यहाँ देखिए मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखें। क्या पूछा गया है कि धारिता किसे कहा जाता है। तो देखिए धारिता किसे कहा जाएगा तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। देख लीजिए कितना आसान डिफिनीशन है बाबू, और इसी प्रकार का डिफिनीशन आपको लिखना भी है एग्जाम में कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी चालक का विद्युत धारिता बोलते हैं, उसे चालक का विद्युत धारिता कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। यदि किसी चालक को यहाँ पे दिया गया आवेश Q है तथा यहाँ पे विभाग में होने वाली वृद्धि V हो तब यहाँ पे क्या होता है Q समानुपाती होता है V, और इसके बाद क्या हो जाएगा Q = CV भी होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए धारिता का SI मात्रक क्या होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि धारिता का SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक कूलम्ब प्रति वोल्ट यानी कूलम्ब बटा वोल्ट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फैराडे भी कहते हैं, जिसे हम लोग फैराडे भी कहते हैं। धारिता का मात्रक फैराडे भी होता है और कूलम्ब बटा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है वोल्ट भी होता है, जिसको हम लोग फैराडे कहते हैं। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे देखिए तपायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु सतह पर क्यों घटती है, ये पूछा गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2010 में ये पूछा गया था और ये आगे भी पूछा गया है बाबू कि तपायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु सतह पर ही क्यों होती है। सिर्फ धातु सतह पर तपायनिक उत्सर्जन की प्रतिक्रिया क्यों होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए उत्सर्जन की यहाँ देखिए घटना सिर्फ धातु की सतह पर ही होती है
और यह घटती है क्योंकि, माने कहने का मतलब ये है कि जो तपायनिक उत्सर्जन की क्रिया ये सिर्फ धातुओं पे घटती है। और क्यों घटती है? क्योंकि धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऊष्मा पाकर यहाँ पे क्या होता है, सतह से बाहर निकल जाता है। यही कारण है कि तपायनिक ऊर्जा यहाँ पे क्या होता है, प्रक्रिया सिर्फ धातुओं के सतह पे ही घटती है। यहाँ पे आप लोग समझे? चलिए, नहीं समझे तो फिर से हम समझाते हैं कैसे समझना है आपको। तपायनिक उत्सर्जन की क्रिया यहाँ पे क्या लिखे, प्रक्रिया सिर्फ धातु सतह पर ही क्यों होती है, धातुओं के सतह पे क्यों होती है? तो यहाँ देखिए, उत्सर्जन की घटना सिर्फ धातुओं की सतह पर ही हो सकती है या घट सकती है। धातुओं की यहाँ पे पूछा गया है, धातुओं का जो उत्सर्जन की घटना होगी वो धातुओं के सतह पे ही हो सकती है या घट सकती है। क्यों? क्योंकि धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या बाबू? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए लिखा होगा, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो किसी ऊष्मा को पाके सतह से बाहर निकल जाते हैं। यही कारण है कि तपायनिक उत्सर्जन की क्रिया यहाँ देखिए सिर्फ धातुओं में घटती है। तो ऐसे लिख दीजिएगा बाबू, ये आपके एग्जाम में आएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपको याद रखना। अभी आप देखिए, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक वॉच कीजिएगा। अभी आप देखिए, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है, यहाँ पे बताना है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पे देखिए, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है। तो एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या है। तो समय के साथ लगातार परिवर्तन की क्रिया करने वाले सिग्नल, यानी आप देखिए संकेत को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। देखिए कितना आसान है, सिर्फ यही ना पूछा एनालॉग सिग्नल क्या है। तो बाबू क्या है एनालॉग सिग्नल? तो समय के साथ लगातार परिवर्तन की क्रिया करने वाले सिग्नल यानी संकेत को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और यह सिग्नल समय के आप देखिए साथ किसी भी वैल्यू में परिवर्तित होने में सक्षम होता है। इसके अंतर्गत यहाँ देखिए ध्वनि, तापमान, थर्मामीटर आदि ये सब आता है। तो ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा ना इतना, तो आपको एग्जामिनर जरूर नंबर देगा। और ऐसे सिर्फ इतना लिखिएगा तो हो सकता है कि उसको लगे कि छोटा आंसर है, तो यहाँ देखिए नंबर उसमें से काट सकता है। तो यहाँ तक इतना पूरा लिख दीजिएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन है कि समय के साथ लगातार परिवर्तन करने की क्रिया वाले सिग्नल यानी संकेतों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। और यह समय के यहाँ देखिए साथ किसी भी वैल्यू के मान में परिवर्तन में सक्षम होता है। और इसके अंतर्गत ध्वनि हो गया, तापमान हो गया, थर्मामीटर, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, तो एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोग याद रखिए।